कि क्या दुनिया एक महायुद्ध की दहलीज पर है? क्या व्हाइट हाउस की दीवारों के पीछे इस वक्त खलबली है? और क्या वो शख्स जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन कहा जाता है, उसकी नींद खराब हो चुकी है? जी हाँ, बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने ईरान को बार बार टाइम इज रनिंग आउट कहा है, न्यूक्लियर डील के लिए प्रेशर डाला है, अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप जैसी जंगी बेड़े को खाड़ी में भेज दिया है, लेकिन ईरान ने जवाब में अपनी मिसाइलों को ऑल आउट वॉर की धमकी के साथ भी तैनात कर दिया है। ईरानी मिसाइल का नाम है सेजिल-2। ये वही मिसाइल है जिसे पिछले साल इजराइल ईरान वॉर में ईरान में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। यानी इजराइल पर अटैक ईरान ने इसी सेजिल-2 से किया था। उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे ये मिसाइल आसमान में ट्विस्ट करती हुई इजरायली एयर डिफेंस को भेज रही थी। यानी ये मिसाइल सीधा हमला नहीं करती, बल्कि जो आसमान में एक तरह से डांस करती हुई पोजीशन होती है वैसी दिखाई देती है। और यही वजह है कि इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। अब इसी डांसिंग मिसाइल का 2.0 वर्जन ईरान ने तैयार कर लिया, यानी और भी ज्यादा खतरनाक सेजिल-2, जो पेंटागन के रडार सिस्टम को अंधा कर सकता है। सवाल है कि अगर अमेरिका ईरान में जंग के हालात बने तो क्या ईरान की सेजिल-2 मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काल साबित होगी? क्या ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकियां इसी मिसाइल के खौफ का नतीजा है? और सबसे अहम सवाल यह कि अगर खामेनेई ने इस मिसाइल को दाग दिया तो क्या ट्रंप के पास इसे रोकने का कोई भी उपकरण है, कोई भी हथियार है, कोई भी रास्ता है? दिखता तो फिलहाल नहीं है। यह है सेजिल-2, ईरान की वो मिसाइल जिसका जवाब अभी तक अमेरिका के पास नहीं। इसी को डांसिंग मिसाइल कहते हैं। जैसे वो जा रही है, देखिए, हिलती डुलती। इसको रडार में पकड़ना आसान काम नहीं है, इसीलिए ट्रंप रुके हुए हैं। ईरान को धमकियां तो दे रहे हैं, अब तक हमला नहीं कर पाए हैं। फारस की खाड़ी में उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा हुआ, लेकिन हमला करने की हिम्मत ट्रंप नहीं जुड़ा पा रहे हैं। ईरान के जिस स्टेज 2 सेजिल मिसाइल से अमेरिका तक खलबली है, वो दरअसल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सॉलिड फ्यूल पर ये इसकी रफ्तार मैक 14 तक चली जाती है, यानी 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को ये पल भर में तबाह कर सकते हैं। इतनी पावरफुल ये मिसाइल है। इसकी रेंज में कतर, यूएई, बहरीन के अमेरिकी बेस के साथ साथ इजराइल और यूरोप का बड़ा इलाका आ जाता है। एक और, ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच दोनों देश शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत करने पर इस बीच सहमत हुए हैं। अगर किसी ने ईरान के खिलाफ गुस्ताखी की जरूरत की तो ईरान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जाहिर है ईरान का इशारा अमेरिका की ओर था, और जिस मिसाइल के एडवांस वर्जन की बात जनरल माजिद मुसावी कर रहे हैं, वो सेजिल मिसाइल का ही स्टेज 2 यानी 2.0 वर्जन बताया जा रहा है। जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता के एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। राज्यसभा यानी उच्च सदन यानी वरिष्ठों का सदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही राज्यसभा में आए तो एक बार फिर उनको विपक्ष के हंगामे का सामना करना पड़ा। थोड़ी देर तक प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे थे, धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे, उनके खिलाफ सदन में आज राज्यसभा में भी नारेबाजी विपक्षी सांसदों ने की। हंगामा चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद थक कर ये विपक्षी सांसद बाहर चले गए। लोकसभा में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया था, क्योंकि इल्जाम था विपक्ष का कि राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, उनका भाषण पूरा नहीं हुआ तो अब हम किसी को बोलने नहीं देंगे। फिर वहां पे तो हाउस में प्रोसीडिंग में पीएम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस के हंगामे का भी एक एक बिंदु का जवाब दिया, और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भारत कैसे विकसित 2047 के मिशन को पूरा करने के रास्ते पे चल रहा है, उसकी भी रूपरेखा गिनाई। आइए देखते हैं उस भाषण की कुछ बड़ी झलकियां। आज भारत वैश्विक मंचों पर
ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। देश के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को ही इस रूप में कर देना, और उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। सदन ने इनको काम दिया हुआ है, सबने मिलकर के काम दिया हुआ है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप अपमान करते हो। और ऐसा लगता है कांग्रेस के लोगों को असम की जनता के प्रति बड़ी नफरत है। उनको लगता है कि उसकी जनता ने उनका साथ छोड़ दिया मतलब उनके दुश्मन हो गए। क्या कभी लोकतंत्र में ऐसे सोचते हैं क्या? मुझे तो तब बहुत पीड़ा हुई थी जब भारत रत्न भूपेन हजारिका जी देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो। ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। कल पीएम लोकसभा में नहीं बोल पाए विपक्ष के हंगामे के बीच, तो कहा गया कि पीएम डर गए हैं इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। आज विपक्ष ने राज्यसभा में पीएम का भाषण नहीं सुना, जवाब नहीं सुना, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष जो है वो डर गया था, पीएम की बातों का जवाब नहीं था इसीलिए पहले ही बाहर चला गया? हालांकि कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का भाषण जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने एक ट्वीट किया और चुनावी भाषण इसको करार दे दिया। कहा कि पीएम ने 97 मिनट तक लगातार विपक्ष के ऊपर अब्यूजिव यानी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया, गलत उदाहरण दिए, गलत फैक्ट दिए। इस तरीके से विपक्ष ने अपनी भूमिका तो अदा कर ली। उधर पीएम को कल लोकसभा में जवाब देना था, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, वो अपना जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन कांग्रेस ने नेताओं ने कल जो विरोध और हंगामे के कारण कल का भाषण पीएम का नहीं हो पाया था, उसमें आज कहानी बहुत आगे बढ़ गई। कल शाम 5 बजे जिस वक्त पीएम का भाषण तय था लोकसभा में, उसी वक्त कांग्रेस की जो महिला सांसद थी वो प्रधानमंत्री के सीट के पास जाके घेराव कर लेती हैं। अमूमन लोकसभा में देखा गया है कि विपक्ष अपनी तरफ हंगामा, अपनी तरफ प्रोटेस्ट करता है और सत्ता पक्ष अपनी तरफ बैठा होता है। लेकिन कल विपक्ष के नेता लोग, सांसद लोग, खासकर महिलाएं, वो विपक्ष की जगह से उठकर पीएम की टेबल के आके प्रोटेस्ट करने लगी थी। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री का मोदी का भाषण होगा या नहीं होगा। वो घड़ी कल आ ही नहीं पाई। इसकी वजह आज स्पीकर ने बताई। जी, आज हाउस में, लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने बताया। वो बहुत चिंताजनक करने वाली बात है। वो ये कहते हैं कि कैसे ओम बिरला ये बता रहे हैं कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया था। सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य
देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। ये वो कल की तस्वीरें हैं लोकसभा की। ये देखिए कांग्रेस के सांसद, यहाँ प्रधानमंत्री की चेयर होती है, उसके पास खड़ी हो गई जाके, हाथ में एक पोस्टर था और वो 5-7 सांसद हैं वो कांग्रेस की, और पीएम का जो व्यू है, जो वो चेयर को देखते हैं, अपोजिशन की तरफ देखते हैं, उसको ब्लॉक कर लिया उस पोस्टर के जरिए। और ये जो इलाका है यहाँ विपक्ष बैठता है, इस तरफ राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम और सपा के सांसद वगैरह इस तरफ बैठते हैं। इधर से उठकर ये लोग इधर चले गए और यही चीज़ स्पीकर को लगा कि अगर पीएम आएंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर अगर उनका व्यू रोका गया तो ऐसा ना हो कि आपस में कहीं बहस हो जाए, कहा सुनी हो जाए, वो भी महिला सांसदों के साथ। यही बात स्पीकर ने आज हाउस के अंदर आके बोली। दरअसल सारा विवाद मंगलवार को पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की एक किताब के हवाले पर शुरू हुआ था, जब लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते अपना भाषण दे रहे थे। सत्ता पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई कि वो एक ऐसी किताब का नाम क्यों ले रहे हैं जो पब्लिश ही नहीं हुई है। वो आपत्ति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव, स्पीकर पर कागज फाड़कर पिछालना, नेहरू गांधी परिवार के चरित्र पर सवाल उठाने से शुरू होकर संसद को बंधक बनाने तक पहुंच गई है। और आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अबोध बताने तक बीजेपी के सांसद पीछे नहीं रहे। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं वो अबोध है। अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है। ये लोग लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। अब वो अगर संसदीय प्रणाली में ना बोलते हो, जिसके कारण उनको रोका जाता हो, तो यह कौन सी डेमोक्रेसी है कि जो नियम आप ही तय करोगे उसी के तहत चलेगा।